समाज में हम अक्सर ये देखते हैं, मतलब ताकत, रुतबा, जिम्मेदारियां, ये सब कैसे बढ़ते हैं, ऊंच नीच होती है। तो आज हम इसी सामाजिक पदानुक्रम, मतलब हायरार्की की पहली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक रिसर्च पेपर है जो इसी बात की पड़ताल करता है कि समाज में ये सिस्टम कैसे बनता है, कैसे चलता रहता है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये पेपर इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि हायरार्की को देखने के कितने अलग अलग नजरिए हैं। मतलब क्या ये समाज चलाने के लिए वाकई जरूरी है? कुछ लोग तो यही मानते हैं। हाँ। या फिर ये सिर्फ असमानता और झगड़े की जड़ है। पेपर इन दोनों ही पहलुओं को सामने रखता है। सही। जैसे एक नजरिया है प्रकार्यवाद का, फंक्शनलिज्म जिसे कहते हैं। पेपर में बताया है कि ये थियरी कहती है कि समाज एक मशीन जैसा है, ठीक से चले इसके लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग काम करने पड़ते हैं। और कुछ काम ज्यादा जरूरी होते हैं, उनके लिए काबिलियत भी ज्यादा चाहिए, तो उन्हें रिवॉर्ड मतलब इनाम या रुतबा ज्यादा मिलता है। हाँ, और टैलकट पार्सन्स जैसे जो विचारक थे वो इसी बेसिस पर कहते थे कि हायरार्की ठीक है बल्कि जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हुआ। पेपर इसके एकदम उलट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मतलब संघर्ष सिद्धांत की भी बात करता है, और खासतौर पर कार्ल मार्क्स के विचारों की। हाँ, मार्क्स। यहाँ तर्क ये है कि हायरार्की असल में क्या है? ये ताकतवर ग्रुप जैसे पूंजीपति और कमजोर ग्रुप जैसे मजदूर वर्ग, इनके बीच के झगड़े का नतीजा है। ये सिस्टम बनाई है दूसरों पर हावी होने के लिए, उनका शोषण करने के लिए। और इसमें वो मिथ्या चेतना, फॉल्स कॉन्शियसनेस वाली बात भी बहुत अहम है ना? बिल्कुल। मतलब कैसे जो लोग दबे हुए हैं, शोषित हो रहे हैं, वो अपनी हालत को ही नॉर्मल मान लेते हैं, जैसे दुनिया ऐसी जलती है। पेपर इस पर भी काफी फोकस करता है। हाँ, बिल्कुल। फिर आते हैं मैक्स वेबर, जिन्होंने इस पूरी बहस को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट किया। पेपर समझाता है कि वेबर के हिसाब से आपकी सामाजिक हैसियत सिर्फ पैसे से तय नहीं होती, मतलब सिर्फ इकोनॉमिक क्लास नहीं। अच्छा। हाँ, उन्होंने 3 चीजें बताई। आपकी आर्थिक स्थिति यानी क्लास, समाज में आपका मान सम्मान या रुतबा जिसे स्टेटस कहते हैं, और आपकी पॉलिटिकल पावर या पहुंच यानी पार्टी। ओके। तो कोई अमीर हो सकता है पर जरूरी नहीं समाज में उसका रुतबा भी उतना ही हो या उसके पास राजनीतिक ताकत हो। तीनों चीजें मिलकर आपकी पोजीशन तय करती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब रुतबा सिर्फ पैसे से नहीं जुड़ा, और इसी से जुड़ा हुआ वो पेयर बॉडियों का सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। पेपर में इसके बारे में क्या है? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प है। पेपर बताता है कि बोर्डियो के मुताबिक हमारी एजुकेशन, हम कैसे बोलते हैं, हमारी पसंद नापसंद, जैसे किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं, कैसी आर्ट पसंद करते हैं, ये सब भी हमारी सोशल स्टैंडिंग तय करते हैं। इसी को वो सांस्कृतिक पूंजी कहते हैं। ये दिखाता है कि हायरार्की कितनी बारीक हो सकती है, छुपी हुई हो सकती है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। सही कहा। जैसे कोई खास क्लब की मेंबरशिप होना या किसी आर्ट एग्जीबिशन को समझना, ये सब। एग्जैक्टली। ये तो हायरार्की को एक बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाता है। अच्छा, पेपर में फेमिनिस्ट नजरिए, नारीवादी दृष्टिकोण का भी जिक्र है, जो पितृसत्ता पर सवाल उठाते हैं। हाँ, बिल्कुल है। नारीवादी सिद्धांत इसी बात पे जोर देते हैं कि कैसे सामाजिक पदानुक्रम अक्सर जेंडर इनइक्वालिटी मतलब लैंगिक असमानता पर टिका होता है। सिमोन डे बुवार जैसे विचारकों ने यही तो बताया कि कैसे समाज पुरुषों को ज्यादा महत्व देता है और महिलाओं के रोल्स को लिमिट कर देता है। और ये सब सामाजिक रूप से घड़ा जाता है, ये नेचुरल नहीं है। पेपर इस पहलू को भी अच्छे से सामने रखता है। और अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हाँ, जाति व्यवस्था का जिक्र है पेपर में। हाँ, निश्चित रूप से। पेपर भारत की जाति व्यवस्था को जन्म और पेशे पर आधारित एक बहुत ही कठोर, रिजिड हायरार्की के उदाहरण के तौर पर पेश करता है, और B.R. अम्बेडकर जैसे चिंतकों ने कैसे इसे सामाजिक अन्याय की जड़ बताया, इसकी आलोचना की, ये सब उसमें शामिल है। सही। ये दिखाता है कि कैसे हायरार्की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रह सकती है और लोगों की जिंदगियों पर कितना गहरा असर डाल सकती है। ये सारे सिद्धांत तो काफी कुछ समझाते हैं, लेकिन आज का जमाना, डिजिटल दुनिया, क्या यहां भी नई तरह की हायरार्की बन रही है? पेपर कुछ कहता है इस बारे में? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिसे पेपर एड्रेस करता है। आज के डिजिटल युग में किसके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, कौन ऑनलाइन कितना पॉपुलर है, किसकी कितनी विजिबिलिटी है, फॉलोअर्स कितने हैं? हाँ, बिल्कुल, सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं, ये सब भी एक नई तरह की ऊंच नीच बना रहे हैं।
और तो और एल्गोरिज्म कैसे हमें कंटेंट दिखाते हैं, इससे भी ये तय हो सकता है कि किसकी आवाज ज्यादा सुनी जाएगी, किसकी नहीं। एक नया पावर स्ट्रक्चर बन रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस रिसर्च पेपर की इस पड़ताल से हमने ये समझा कि ये जो सामाजिक पदानुक्रम है, हायरार्की, ये कोई सीधी सादी चीज नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके कई रूप हैं और ये लगातार बदल भी रही है। सही कहा। कोई सिद्धांत कहता है ये जरूरत है, कोई कहता है ये नाइंसाफी है। इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें समाज की बनावट मतलब स्ट्रक्चर, हमारी संस्कृति, कल्चर, हमारी पहचान, आइडेंटिटी और पावर डायनामिक्स, इन सब को एक साथ देखना होगा। हाँ, ये सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी भाषा, सबसे जुड़ा है। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में और गहरी होती जा रही है और समाज बदल रहा है, भविष्य में सामाजिक ऊंच नीच के कौन से ऐसे नए रूप सामने आ सकते हैं जिनके बारे में शायद हमने भी सोचा भी नहीं है।